तो केस स्टडी क्या है? Derivatives are financial instrument whose value is derived from an underlying asset or group of assets like a stock, bond, commodities and currencies. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। डेरिवेटिव क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिनकी अपने आप में खुद भी वैल्यू नहीं होती है, बल्कि इनकी जो वैल्यू है वो ड्राइव होती है उस एसेट से जिसके लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया गया है। ठीक है, these instruments are used for various purposes including hedging against price fluctuation, speculating on future price movements। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कई पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। मेनली रिस्क को हेज करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि प्राइस में जो चेंजेस आएंगे उनकी वजह से हमें लॉस ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं। साथ के साथ कई बार हम क्या करते हैं, स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, कि फ्यूचर में जो प्राइस मूवमेंट्स होंगे उससे हम प्रॉफिट कमा पाए, उसके लिए भी हम डेरिवेटिव का यूज जो है वो करते हैं। कॉमन टाइप जो डेरिवेटिव है वो हमारे हैं फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप और फॉरवर्ड। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव फ्लक्चुएट, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव fluctuates based on the changes in price of the value of underlying asset। तो जो हमारी जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली जो अंडरलाइंग एसेट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अंडरलाइंग एसेट के प्राइसेस में जो चेंजेस आएंगे वैसे ही डेरिवेटिव के प्राइसेस में भी चेंजेस जो है वो आएंगे। एडिशनली डेरिवेटिव कंट्रीब्यूट टू मार्केट एफिशिएंसी बाय प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो डेरिवेटिव की हेल्प से जो मार्केट एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फ्यूचर में जो प्राइसेस चेंज होने वाले हैं उसके बारे में हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड जो है वो करवा देता है। ठीक है, डेरिवेटिव ये कई सारे यहाँ पर एडवांटेजेस होते हैं, बल्कि एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे अगर आप डेरिवेटिव को सही तरीके से यूज नहीं करते हो, सही तरीके से मैनेज नहीं करते हो, तो इसकी वजह से कई तरह के सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो अराइज हो जाते हैं। इसीलिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जरूरी है कि आपको जो मार्केट डायनामिक्स है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि उसके हेल्प से आप आसानी से अच्छे तरीके से डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यूज जो है वो कर सको। ठीक है, तो ये थी हमारी यहाँ पर केस स्टडी। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के जो है वो आंसर करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डेरिवेटिव। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि डेरिवेटिव के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं है। पहली देखो, द डेरिवेटिव डू नॉट हैव डायरेक्ट वैल्यू ऑफ देमसेल्फ। तो देखो जो डेरिवेटिव होती है इनकी अपनी यहाँ पर खुद की वैल्यू नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो डिटरमाइन होती है उस एसेट से जिसके लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो अंडरलाइंग एसेट की प्राइस मूवमेंट क्या होगी उसके बेस पर हम डेरिवेटिव की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद डेरिवेटिव आर ऑफन यूज इंस्ट्रूमेंट टू हेज रिस्क। तो जो डेरिवेटिव होते हैं इसको अक्सर हम रिस्क को हेज करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो डेरिवेटिव के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो डेरिवेटिव के कई सारे फंक्शंस होते हैं, तो इसमें से कौन सा हमारा फंक्शन नहीं होता है। पहला, डेरिवेटिव मैनेजेस एंड मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विद प्राइस फ्लक्चुएशन इन द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, तो डेरिवेटिव की हेल्प से हम किसी अंडरलाइंग एसेट के जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आएंगे और उसकी वजह से हमें जो रिस्क अराइज होगा उसको हम मैनेज कर पाते हैं, उसको हम मिटिगेट कर पाते हैं। जैसे एबीसी कंपनी की अगर हम बात करें, एक्सवाइजेड कंपनी की, उसने एबीसी कंपनी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। अब कार के प्राइसेस में जो भी फ्लक्चुएशन आए उसकी वजह से इसको कोई भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसने पहले ही बोला हुआ है कि वो एबीसी कंपनी को 5 लाख रुपए में कार जो है वो सेल करेगा, और एबीसी भी इस बात को मान चुका है। ठीक है, तो एक अंडरलाइन एसेट के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आती है उससे जो रिस्क अराइज होता है उसको मैनेज करने में, मिटिगेट करने में डेरिवेटिव हेल्प करता है। बिल्कुल ये फंक्शन होता है। डेरिवेटिव हेल्प इन ट्रांसफरिंग रिस्क फ्रॉम रिस्क अवर्स पीपल टू रिस्क ओरिएंटेड पीपल। देखो रिस्क अवर्स पीपल वो होते हैं जिनको रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और रिस्क ओरिएंटेड पीपल वो होते हैं जिनको रिस्क लेना पसंद होता है। तो डेरिवेटिव क्या करता है, रिस्क अवर्स पीपल से रिस्क को ट्रांसफर कर देता है रिस्क ओरिएंटेड पीपल के पास। जैसे एग्जाम्पल पे आप देखो, ये है हमारा रिस्क एडवर्स जो कि रिस्क नहीं लेना चाहता, और एबीसी कंपनी रिस्क ओरिएंटेड जो कि रिस्क यहाँ पर लेना चाहता है। क्योंकि देखो अगर प्राइसेस फ्यूचर में जाकर 4 लाख रुपए हो गए तो इसको तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा, तो ये रिस्क लेना पसंद जो है वो करता है, क्योंकि इससे इसे बेनिफिट भी हो सकता है। हो सकता है फ्यूचर में जो कार है वो 6 लाख रुपए की हो जाए, तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो रिस्क इसका था, क्योंकि कार किसकी थी, इसकी थी, तो रिस्क भी इसी का था, पर इसने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रिस्क को ट्रांसफर कर दिया किसे, एबीसी कंपनी को। तो ये भी हमारा फंक्शन होता है डेरिवेटिव
प्रोडक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डेरिवेटिव आर टिपिकली यूज्ड मींस ऑफ रेजिंग कैपिटल फॉर कंपनीज। और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है उसका कंपनी यूज करते हैं कैपिटल को रेज करने के लिए, यानी कि फंड रेजिंग करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत है। इसका यूज फंड रेजिंग के लिए नहीं किया जाता है। डेरिवेटिव इंप्रूव द लिक्विडिटी ऑफ अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी करेक्ट है। देखो, जिसके लिए आपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उससे लिक्विडिटी उसकी इंप्रूव है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कहां पे जाके एसेट जो है वो सेल करना है। जैसे एबीसी कंपनी, एक्सवाइजेड कंपनी थी, ठीक है, वो कार बना के मार्केट में सेल करती है। अब उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो कार बना के किसे सेल करेगी, क्योंकि उसने पहले ही एबीसी कंपनी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके रख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द डेरिवेटिव मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट प्लेस वेयर डेरिवेटिव विच आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैल्यू इज राइट फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट और इंडेक्स आर ट्रेड। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इंक्लूड, देखो डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट का ट्रेड किया था, उनको खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी हमारी डेरिवेटिव मार्केट की टाइप नहीं है? पहला, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ट्रेडिंग मार्केट, या फिर स्टॉक एक्सचेंज। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए इसमें से कौन सी ऐसी मार्केट है जो कि हमारी डेरिवेटिव मार्केट जो है वो नहीं होती है, फटाफट से बता दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, दो तरह के हमारे यहाँ पर डेरिवेटिव्स है, दो तरह के डेरिवेटिव मार्केट है, एक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव और एक है हमारा ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर आप इसका मतलब समझो, तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर डेरिवेटिव की जो ट्रेडिंग होती है वो प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जो है वो किया जाता है। और जितने भी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एक्सचेंज के थ्रू जो है वो किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, हमारी एक एबीसी कंपनी थी और यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी थी। ठीक है, तो एबीसी कंपनी कार बना के मार्केट में जो है वो सेल करती थी, और प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए उसने एक्सवाइजेड कंपनी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसका? डेरिवेटिव का। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये करने के लिए इन्हें कहाँ जाना पड़ा? एक्सचेंज जाना पड़ा। एक्सचेंज यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और वहां पर जो प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन थी, कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म एंड कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इन्होंने किया। तो ये जो डेरिवेटिव ट्रेड किया गया है वो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव में ट्रेड जो है वो किया गया है। उसके बाद है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ऐसा डेरिवेटिव मार्केट है जहां पर जो दो लोग हैं वो आपस में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म एंड कंडीशंस है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट की जो टर्म एंड कंडीशंस है, उसको खुद से यहां पर फिक्स करते हैं। उन्हें कहीं भी एक्सचेंज में जाकर ट्रांजेक्शन को सेटल करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। क्लियर है? इसीलिए ओवर द काउंटर डेरिवेटिव के अंदर काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलती है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पार्टीज अपने हिसाब से जो है वो डिसाइड करते हैं, जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो भी अपने हिसाब से ही यहाँ पर डिसाइड जो है वो करती है। ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट ऐसी मार्केट जहां पर प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, जो प्री डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन उसको फॉलो करके ट्रेडिंग की जाती है। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव के अंदर दो पार्टी साथ में मिलकर सारी टर्म एंड कंडीशन फिक्स करते हैं और उसको फॉलो करके ट्रेडिंग जो है वो करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ओवर द काउंटर डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं? पहला, these are financial contract privately negotiated between two parties without the involvement of organized exchange। ठीक है, तो इन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें किसी भी ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं होती है, उसे इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। दो पार्टीज आपस में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन को नेगोशिएट करते हैं, तो ये बिल्कुल डिफाइन करती है। OTC derivative allow customized term and condition tailored to specific needs and risk profile of the parties involved। तो जो OTC ओवर द काउंटर डेरिवेटिव होते हैं वहां पर जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पर कस्टमाइज होती हैं, जिसकी वजह से जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनकी स्पेसिफिक नीड्स और रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम जो है टर्म एंड कंडीशन को फिक्स करते हैं। तो ये भी करेक्ट है। OTT transaction may be involve higher counterparty credit risk since they lack the protection of clearing house। क्योंकि यहाँ पर देखो एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से जो काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। हो सकता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की बारी हो तो दोनों में से एक पार्टी जो है वो मुकर जाए। ठीक है, जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी को लॉस जो है वो हो सकता है। तो ये सभी की सभी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करती है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है
जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, दीज आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज एंड ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही फिक्स होते हैं और इन्हें ऑर्गेनाइज एक्सचेंज के थ्रू जो है वो परफॉर्म किया जाता है। These derivatives have fixed terms including contract size, expiration date और settlement procedure, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। These derivatives benefit from highly liquidity and price transparency due to being traded on public exchanges, तो इसका एक बेनिफिट क्या है कि हाईली लिक्विड होते हैं, यानी कि आपको ज्यादा बायर्स को या सेलर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप आसानी से एक्सचेंज पर जाकर आपको बायर्स एंड सेलर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ प्राइस ट्रांसपेरेंसी भी रहती है क्योंकि ये पब्लिक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, these derivatives are only available to institutional investors and not accessible to retail traders, तो ये जो डेरिवेटिव है सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए अवेलेबल होते हैं, रिटेल ट्रेडर के लिए नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट नहीं है क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पहली तीन स्टेटमेंट करेक्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव की रिगार्डिंग, चौथी स्टेटमेंट जो है वो गलत है।